अस्सलाम वालेकुम क्लास। जी बेटा, क्विज सबमिट हो गया सबका टाइम पे? हाँ, ऑलमोस्ट सबका सबमिट हो गया। अच्छा चलो, हम कंटिन्यू करते हैं। क्विज से रिलेटेड कोई क्वेरी तो नहीं है? मिस सिंगल ही फाइल थी तो जेपीजी में सबमिट करा दी तो मसला तो नहीं है ना? एक कितने एक जेपीजी है या मल्टीपल है? मिस एक ही होगी, एक है। ठीक है, सही है। ओके, नाउ हम यूज केस डिस्कस कर रहे थे, जिससे रिलेटेड आज क्विज भी हुआ है कि यूज केस डायग्राम कोई भी गिवन सिनेरियो को देखकर हम किस तरीके से यूज केस डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये सिनेरियो आपके प्रैक्टिस सिनेरियो था। ठीक है, द नेक्स्ट स्टेप, जब हमने यूज केस डायग्राम हम ड्रॉ कर दी, यूज केसेस को आइडेंटिफाई कर दिया, एक्टर्स आइडेंटिफाई कर दिए, देन नाउ नेक्स्ट स्टेप इज डिस्क्रिप्शन ऑफ यूज केस। डिस्क्रिप्शन ऑफ यूज केस क्या है कि हम ब्रीफली अपने यूज केस को डिस्क्राइब करें कि क्या क्या फंक्शनैलिटी वो परफॉर्म कर रहा है। The brief description of a use case states the purpose of the use case in a few sentences. Within a few sentences आपको अपने पूरे use case का जो main objective है आप उसको describe कर दें. So that is the description of use case. The brief description of the register for course use cases as follows. जैसे one by one जो हमने use cases list down किए हैं, एक है use case है हमारे पास register for courses, select courses to teach, ये individual use cases हैं जो अलग अलग actors इनको perform कर रहे हैं. So जब हम इन इंडिविजुअल यूज केसेस को ब्रीफली 2 to 3 लाइंस के अंदर एक्सप्लेन करेंगे, सो दैट वुड बी द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ यूज केस। लेट सपोज अगर हम रजिस्टर फॉर कोर्सेज यूज केस की बात करें तो इसकी डिस्क्रिप्शन कैसे दे सकते हैं? दिस यूज केस इज स्टार्टेड बाय द स्टूडेंट, इट प्रोवाइड्स a capability to create, modify and or review a student schedule for a specified semester. ठीक है, कि वो किसी भी पर्टिकुलर कोर्स के लिए रजिस्टर हो रहा है, capability to create, modify and add review a student schedule for a specified semester. ठीक है, इस यूज केस की फंक्शनैलिटी को आपने 2 to 3 लाइंस के अंदर एक्सप्लेन करना है। दैट इज द डिस्क्रिप्शन, ब्रीफली डिस्क्रिप्शन ऑफ यूज केस। इसी तरह हम बाकी के तमाम जो यूज केसेस हैं उसकी भी डिस्क्रिप्शन देंगे। तो ये हमारे पास वन बाय वन स्टेप फॉलो हो रहे होते हैं जब हम किसी भी सॉफ्टवेयर को एनालिसिस एंड डिजाइन करते हैं। सबसे पहले हम उसकी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं। आफ्टर लिस्टिंग डाउन ऑल द बिजनेस रिक्वायरमेंट, हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स लिस्ट डाउन करते हैं। जैसे मैंने आपको अभी क्विज में भी कहा कि हमने फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स लिस्ट डाउन करनी है। सो फंक्शनल रिक्वायरमेंट लिस्ट डाउन करने के बाद हम यूज केस डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सो इसी फ्लो में हम काम कर रहे होते हैं। जब आपने यूज केस डायग्राम ड्रॉ कर दी, आफ्टर ड्रॉइंग यूज केस डायग्राम द नेक्स्ट स्टेप वुड बी द डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच एंड एवरी यूज केस। तो ये जो जितने यूज केसेस हैं इन सब की हम ब्रीफली 3 to 4 लाइंस के अंदर अंदर इनकी फंक्शनैलिटी को एक्सप्लेन करेंगे। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप होगा दैट वुड बी द फ्लो ऑफ इवेंट्स फॉर अ यूज केस। अब हमें यूज केस के फ्लो ऑफ इवेंट्स बताने हैं। ठीक है, फ्लो ऑफ इवेंट्स क्या होगा कि कोई भी यूज केस कब इनिशिएट हुआ, उसका प्राइमरी एक्टर कौन है, कौन उसको परफॉर्म करेगा, इनपुट क्या होंगे, उसकी प्रोसेसिंग क्या होगी, और फिर जब आपका ये फंक्शनैलिटी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर कहाँ रीडायरेक्ट होगा। ठीक है, सो हर यूज केस जो हमने ऊपर बनाया है जिसकी डिस्क्रिप्शन दी है, उस हर यूज केस का हम फ्लो ऑफ इवेंट भी बताएंगे। The flow of events for a use case is a description of an event needed to accomplish the required behavior of the use case. The flow of event is written in terms of what the system should do, not how the system does it. Again, flow of event में हम क्या बता रहे होंगे कि सिस्टम क्या क्या चीजें परफॉर्म कर रहा होगा विदाउट knowing that how the system does it. ठीक है, हम ये बता रहे होंगे कि what the system should do, सिस्टम क्या क्या चीजें कर सकता है, कैसे करेगा, ये चीजें हम फ्लो ऑफ इवेंट में मेंशन नहीं करेंगे। द फ्लो ऑफ इवेंट फॉर अ यूज केस। ठीक है, फ्लो ऑफ इवेंट्स हमें क्या बता रहा होता है? जैसे मैंने अभी आपको बताया, व्हेन एंड हाउ द यूज केस स्टार्ट्स एंड एंड,
कोई भी यूज केस कब स्टार्ट होगा और कैसे स्टार्ट होगा, यूज केस की स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, क्या रीजंस होंगे या क्या ऐसा क्राइटेरिया होगा जिसकी बेसिस पे ये यूज केस इनिशिएट होगा। व्हाट इंटरेक्शन द यूज केस हैज विद द एक्टर्स, यूज केस की एक्टर्स के साथ क्या इंटरेक्शन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास व्हाट डाटा इज नीडेड बाय द यूज केस, उस यूज केस को वर्क करने के लिए क्या डाटा रिक्वायर्ड होगा। द नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स फॉर द यूज केस, वो यूज केस किस जो है वो सीक्वेंस में वर्क कर रहा होगा, मींस फ्लो क्या होगा उस यूज केस का। तो ये सारी चीजें हम कहाँ बता रहे होंगे, फ्लो ऑफ इवेंट्स फॉर अ पर्टिकुलर यूज केस। द डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी अल्टरनेट और एक्सेप्शनल फ्लोज, अच्छा फ्लो ऑफ इवेंट्स में हम डिस्क्रिप्शन भी दे रहे होते हैं कि अगर कोई अल्टरनेटिव होता है, जैसे हम कह रहे हैं कि यूजर जो है लॉगिन करेगा, अगर मैं एलएमएस की बात कर रही हूँ, यूजर लॉगिन करेगा, अगर वो टीचर है तो उसको टीचर मतलब उसका जो यूजर नेम और पासवर्ड वो टीचर के एंट्री से मैच हो रहा है, तो उसके पास टीचर का पोर्टफोलियो ओपन हो जाएगा। अगर वो स्टूडेंट है तो उसको टोटली डिफरेंट जिस कोर्सेज में वो रजिस्टर्ड है वो रजिस्टर्ड कोर्सेज नजर आएंगे। और हम अगर ये कह रहे हैं कि लॉगिन करने पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड सही नहीं होता, तो उस केस में हमारा सिस्टम कहाँ जाएगा, तो ये ऑल्टरनेटिव्स और एक्सेप्शनल केसेस भी हम फ्लो ऑफ इवेंट्स में बता रहे होते हैं। तो एक यूज केस की तमाम फंक्शनैलिटी की डिटेल हम कहाँ लिस्ट डाउन कर रहे होते हैं, फ्लो ऑफ इवेंट्स फॉर यूज केस में। ठीक है, ये हमारे पास टेम्पलेट है। जब हम फ्लो ऑफ इवेंट बता रहे होते हैं तो हम ये टेम्पलेट फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, आई एज्यूम कि आप लोग जो अपनी डॉक्यूमेंटेशन करेंगे प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट से, उसको मैं आपको ये रेकमेंड कर रही हूँ कि आप साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट कर दें। ठीक है, अगेन जो जो चीजें हम क्लास में करते चले जा रहे हैं वो चीजें आप अपने प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट से अपडेट करते चले जाएं। तो ये वाला टेम्पलेट सबसे पहले कुछ जो है वो टेम्पलेट मैं आपको दे दूंगी, कुछ इंट्रोडक्शन होगा, प्रीवियस सिस्टम का बैकग्राउंड होगा, वो सारी चीजें होंगी। उसके बाद फिर जो सेकंड चैप्टर होगा उसमें हम सिस्टम एनालिसिस करेंगे। ठीक है, सिस्टम एनालिसिस में ये सारी चीजें आएंगी, गैदरिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट, तो आप इन चीजों को लिस्ट डाउन कर लें और साथ साथ इसको अपने पास अपडेट करते चले जाएं। चैप्टर्स बनते चले जाएंगे तो हम एट द एंड ऑफ सेमेस्टर हमें ये नहीं होगा कि रिपोर्ट की फाइनल डेट ये है और एक दिन पहले या 2 दिन पहले हमें बैठ के रिपोर्ट पर काम करना है, तो उसमें प्रॉब्लम्स आने शुरू होते हैं। तो आप अभी से प्रिपेयर होते चले जाएं तो इससे दो एडवांटेज होंगे। एक तो ये कि आपके प्रोजेक्ट की रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन साथ साथ होती रहेगी, सेकंड ये कि आपकी मिड टर्म और फाइनल की प्रिपरेशन भी होती चली जाएगी, क्योंकि हम इसी तरीके से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो आएंगे आपके पेपर में। तो वो जब चीजें आप साथ साथ प्रैक्टिकली कर रहे होंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस भी होती चली जाएगी। ठीक है, तो उसमें जो चैप्टर 2 होगा सिस्टम एनालिसिस का जो चैप्टर होगा उसमें हम पहले बिजनेस रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे, फिर उनको फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में ब्रेक करेंगे कि ये हमारे फंक्शनल रिक्वायरमेंट, हमारा सिस्टम ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा। देन फिर हम यूज केस डायग्राम ड्रॉ करेंगे, यूज केस डायग्राम ड्रॉ करने के बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप ये फ्लो ऑफ इवेंट्स फॉर यूज केस होगा, जिसमें हर यूज केस जो आपने मेंशन किया होगा उसके लिए हम ये टेम्पलेट फॉलो करेंगे। ये टेम्पलेट किस तरीके से, ईच प्रोजेक्ट शुड यूज अ स्टैंडर्ड टेम्पलेट फॉर द क्रिएशन ऑफ द फ्लो ऑफ इवेंट्स डॉक्यूमेंट। द फॉलोइंग टेम्पलेट इज यूजफुल। सबसे पहले नंबरिंग, यूज केस का नंबर, यूज केस 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, अगर यूज केस नंबर 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। सो एक्स इज नंबर है 1 to n नंबर ऑफ यूज केसेस, आपके जितने यूज केसेस होंगे उतना ही यहाँ पे आप इसको आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करते चले जाएंगे। ठीक है, फ्लो ऑफ इवेंट फॉर द नेम यूज केस, यहाँ पे सबसे पहले यूज केस का नाम आएगा जिसके लिए आप फ्लो ऑफ इवेंट दे रहे हैं। वो यूज केसेस आप कहाँ से डिटरमाइन करेंगे, कौन से होंगे, जो आपने ये लिस्ट डाउन किए हैं। वही सेम केस स्टडी को फॉलो करेंगे, ईएसयू कोर्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम, और इसकी ये यूज केसेस हमने लिस्ट डाउन किए थे। ठीक है, तो आपने भी इसी सीक्वेंस में चलना है, बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, उससे फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को देखकर ये यूज केसेस आइडेंटिफाई होंगे। यूज केसेस लिस्ट डाउन होने के बाद फिर अगर आप चाहें तो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दें हर यूज केस की 3 to 4 लाइंस में, और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप होगा फ्लो ऑफ इवेंट फॉर अ यूज केस, और फ्लो ऑफ इवेंट के लिए हम ये टेम्पलेट फॉलो करेंगे, हर यूज केस के लिए एक टेम्पलेट पूरा फॉलो होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले यूज केस का नाम आएगा, जैसे रजिस्टर फॉर कोर्स, यूज केस नंबर 1, तो यहाँ पे नंबर 1 आ जाएगा, और यूज केस का नाम आ जाएगा फ्लो इवेंट फॉर द रजिस्टर फॉर कोर्सेज। उसके बाद फिर क्या आएगा, ये अब इसकी सारी सब हेडिंग्स है। x.1 अगर यूज केस 1 है तो 1.1 प्री कंडीशन, इस यूज केस में आने के लिए पहले कौन सी कंडीशन या पहले कौन सा क्राइटेरिया मीट होगा तो आप इस यूज केस
तक पहुंच सकते हैं, इस सिनेरियो तक पहुंच सकते हैं। 1.2 हमारे पास मेन फ्लो। अब हम इस यूज केस के अंदर है रजिस्टर्ड फॉर कोर्सेज, इसमें मेन एक्टिविटीज क्या परफॉर्म करेंगे और वो किस जो है वो ऑर्डर में परफॉर्म होगी, तो वो कंप्लीट फ्लो हम यहाँ 1.2 पे मेंशन करेंगे। x.3 यानी कि 1.3 सब फ्लोज इफ एप्लीकेबल। अगर इस मेन फ्लो के अंदर कोई और भी सब फ्लो है, ठीक है, लेट सपोज हम कह रहे हैं कि स्टूडेंट रजिस्टर हो रहा है, सो रजिस्टर फॉर कोर्स के लिए पहले ये चेक करना है कि क्या उस कोर्स का कोई प्री रिक्विजिट कोर्स है। अगर है तो चेक करें कि क्या लेट सपोज वो ऊप के लिए रजिस्टर होना चाह रहा है, ये मेन फ्लो है तो उसने एक रिक्वेस्ट भेज दी, तो बैकएंड पे आपका सिस्टम चेक करेगा कि क्या ऊप का कोई प्री एक्चुअल हमारे पास यूज केस क्या है कि स्टूडेंट को कोर्स में रजिस्टर करना है, ठीक है, तो ये मेन फ्लो है। अब स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट भेजी कि मैं ऊप के कोर्स में एनरोल होना चाह रहा हूँ, तो आपका मेन फ्लो क्या है कि उसको रजिस्टर कर दो। लेकिन साथ साथ एक एक क्या हमारे पास ऑप्शन आया कि अगर वो स्टूडेंट ने ऊप से पहले उसका जो प्री रिक्विजिट कोर्स है पीएफ, ये चेक करें कि वो पढ़ा है या नहीं पढ़ा, अगर पढ़ा है और क्लियर किया है तभी वो ऊप में रजिस्टर हो सकता है। तो हम मेन फ्लो से हटके हमारे पास एक सब फ्लो आ गया, मीन्स मेन फ्लो का एक और सब पार्ट, अगर एप्लीकेबल है तो फिर आप उसको सब फ्लोज में मेंशन करेंगे। और फिर आपके पास लास्ट क्या होगा, ऑल्टरनेटिव फ्लोज। जैसे कि प्री कंडीशन पे हमने क्या है कि पहले जो है वो लॉगिन होगा, पासवर्ड होगा, फिर वो मेन फ्लो में आएगा। लेकिन व्हाट इफ कि अगर लॉगिन आईडी और पासवर्ड इनवैलिड हो जाता है तो फिर वो कहाँ जाएगा, तो वो जो एल्स वाला पोर्शन होगा, जैसे इफ और एल्स हम मेंशन करते हैं, तो वो जो एल्स वाला पोर्शन होता है वो हमेशा ऑल्टरनेटिव फ्लोज में आता है, कि अगर आपके यूज केस में कोई ऑल्टरनेटिव फ्लो है तो आप उसको इस हेडिंग के अंदर जो है वो मेंशन कर रहे होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हम फ्लो ऑफ इवेंट डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोफेसर के लिए। ठीक है, कि प्रोफेसर ने कोर्सेज सिलेक्ट करने हैं कि वो कौन से कोर्सेज इस सेमेस्टर में पढ़ाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे नंबर दे दिया फ्लो ऑफ इवेंट फॉर द सिलेक्ट कोर्सेज टू टीच यूज केस, यहाँ पे ये हेडिंग फ्लो ऑफ इवेंट फॉर द और फिर ये यूज केस का नाम। प्री कंडीशन, प्री कंडीशन इसके लिए क्या है, इस यूज केस को इनिशिएट होने से पहले क्या कंडीशन है जो मीट होगी तो ये यूज केस वर्क करेगा। प्री कंडीशन इज the create course offering subflow of the maintain course information use case must execute before this use case begins। ठीक है, कोई भी कोर्स सिलेक्ट करने से पहले मैंडेटरी है कि पहले वो कोर्स ऑफर हो रहा हो। ठीक है, अगर मैं एक टीचर हूँ, अब मैं चाह रही हूँ कि मैं फॉल के लिए जो मैं सिलेक्ट करूँ कि मुझे ये कोर्स पढ़ाने हैं फॉल में, लेकिन उसके लिए जरूरी है उस फ्लो तक पहुंचने के लिए या उन कोर्सेज को व्यू करने के लिए जरूरी है कि जो रजिस्ट्रार है वो वहां पे नेक्स्ट जो सेमेस्टर है उसके कोर्स ऑफरिंग क्रिएट कर दें कि नेक्स्ट सेमेस्टर में ये कोर्स ऑफर होंगे। जाहिर है जब वो ऑफर करेंगे तो तभी मैं व्यू कर सकती हूँ लिस्ट के फॉल में ये कोर्सेज पढ़ाए जाने हैं। तो इस यूज केस को स्टार्ट करने से पहले प्री कंडीशन क्या है, द क्रिएट कोर्स ऑफरिंग सबफ्लो ऑफ द मेंटेन कोर्स इन्फॉर्मेशन यूज केस मस्ट एग्जीक्यूट बिफोर दिस यूज केस बिगिंस। पहले रजिस्ट्रार कोर्स ऑफर करेगा, क्योंकि एक हर चीज का प्रोसेस होता है ना, पहले कोर्स ऑफर होता है। आप भी अगर कोर्स रजिस्ट्रेशन करवा रहे होते हैं, तो अगर लेट सपोज मैं आपसे कह रही हूँ कि फॉल की रजिस्ट्रेशन हो रही है, आप कोर्सेज के लिए एनरोल हो जाएं, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे, मुझे पहले ये कहेंगे कि मिस वो लिस्ट कहाँ है कोर्सेज की, कौन कौन से कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं जिसमें से हम चूज कर सकते हैं। तो पहले कोर्स ऑफरिंग होगी, फिर उसके बाद कोर्सेज इवन रजिस्टर होंगे या सिलेक्ट होंगे। तो इस बार जो है वो यूज केस को वर्क करने के लिए क्या चीज पहले जरूरी है कि जो है कोर्स पहले ऑफर हो, यूनिवर्सिटी के जो वेबसाइट है उस पर शो हो, ताकि वहीं से फिर प्रोफेसर सिलेक्ट कर सके कि अच्छा फॉल में ये कोर्सेज जो है वो ऑफर हो रहे हैं, इसमें से मुझे ये कोर्सेज मैं सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ। तो इस यूज केस को यूज होने से पहले कोर्स ऑफरिंग वाला जो है वो यूज केस एग्जीक्यूट होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास प्री कंडीशन हो गई। अब फिर हमारे पास 1.2 पे आया मेन फ्लो। ठीक है, प्री कंडीशन अगर ट्रू होगी तभी हम यहाँ पे आएंगे। ठीक है, अब मेन फ्लो क्या कह रहे हैं, दिस यूज केस बिगिंस व्हेन द प्रोफेसर लॉग्स ऑन टू द रजिस्ट्रेशन सिस्टम एंड एंटर हिज हर पासवर्ड। ठीक है, ये प्रोसेस या ये वर्क फ्लो हम कब स्टार्ट करेंगे, जब प्रोफेसर या टीचर या लेक्चरर फैकल्टी जो भी है वो अपने रजिस्ट्रेशन सिस्टम में लॉग इन करेगा थ्रू एंटरिंग हिज यूजर नेम और पासवर्ड। उसके बाद क्या होगा, द सिस्टम वेरीफाइज दैट द पासवर्ड इज वैलिड even and from the professor to select the current semester or a future semester E2। ठीक है, वो कह रहा है कि सबसे पहले पासवर्ड वेरीफाई होगा, अगर पासवर्ड वैलिड हो जाता है तो E1 पे चले जाओ। E1 मीन्स सब फ्लो,
and prompt the professor to select the current semester or a future semester. वो उसको लॉगिन आईडी पासवर्ड मीट हो गया, उसके बाद अब वो प्रोफेसर को क्या कहेगा कि आप सेमेस्टर सिलेक्ट करें कि आप इस करंट सेमेस्टर के लिए कोर्स सिलेक्ट करना चाह रहे हैं या जो नेक्स्ट सेमेस्टर है, यानी कि अभी समर या उसके नेक्स्ट जो हमारा फॉल है, ठीक है, दैट इज E2। ठीक है, अभी हम मेन फ्लो पे ही हैं। फिर हमारे पास क्या हुआ, द प्रोफेसर एंटर्स द डिजायर्ड सेमेस्टर, उसके बाद प्रोफेसर क्या करेंगे, डिजायर्ड सेमेस्टर को एंटर करेंगे। तो ये देखें, ये इन सब चीजों को पढ़ के हमारे सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग और क्या हो रही है, इम्प्रूव हो रही है। आपने भी इसी तरह अपने सिस्टम को डिस्क्राइब करना है। द प्रोफेसर एंटर्स द डिजायर्ड सेमेस्टर, द सिस्टम प्रॉम्प्ट्स द प्रोफेसर टू सिलेक्ट द डिजायर्ड एक्टिविटी। अब उन्होंने सेमेस्टर सिलेक्ट कर लिया, अब सिस्टम क्या कह रहा है, उनको ये मेन्यू दिखा रहा है कि आप कोई कोर्स ऐड करना चाह रहे हैं, कोई कोर्स डिलीट करना चाह रहे हैं। लेट सपोज कि मेरे पास 3 कोर्सेज इस सेमेस्टर में हो रहे हैं, मैं चाह रही हूँ कि मैं ये कोर्स ना पढ़ाऊँ, तो अगर आप डिलीट कर सकते हैं तो रिव्यू करना चाहें कि मैं कौन कौन से कोर्सेज पढ़ा रहा हूँ, प्रिंट करना चाहें कोर्स स्टेटस, स्टूडेंट आई, कुछ भी आप इंफॉर्मेशन प्रिंट करना चाहें या क्विट करना चाहें, तो ये सारे मेन्यू आपका सिस्टम जो है वो प्रोफेसर को दे रहा होगा कि वो क्या ऑप्शन सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ द एक्टिविटी सिलेक्टेड इज ऐड, अगर प्रोफेसर ने ऐड जो एक्टिविटी है वो सिलेक्ट की, द S1 ऐड अ कोर्स ऑफरिंग सबफ्लो इज परफॉर्म, तो हमारे पास सबफ्लो 1 क्या होगा, यानी कि एक एक्टिविटी के अंदर हम कोई और एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके लिए अब हम सबफ्लोज यूज करेंगे। इफ द एक्टिविटी सिलेक्टेड इज ऐड, द S1 ऐड अ कोर्स ऑफरिंग सबफ्लो इज परफॉर्म। फिर अब सबफ्लो क्या हो जाएगा कि उसने उन्होंने कोर्स ऑफरिंग को ऐड करना है। If the activity selected is delete, the subflow 2 delete a course offering subflow is performed. इसी तरह review, print and quit के लिए उनके respective subflow कॉल होंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा मेन फ्लो, अब ये इस यूज केस का काम, मतलब जो मेन फ्लो है वो खत्म हो गया। अब हमें सब फ्लोज में जाके देखना पड़ेगा कि अगर उन्होंने ऐड का ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो ऐड वाला सब फ्लो कॉल होगा, क्योंकि मेन फ्लो यहाँ पे हमारे पास एंड हो गया। अब हमारे पास सब फ्लोज आ गए। ये सब फ्लोज वो हैं जो हमने वहां मेंशन किए थे, S1 S2 S3। S1 क्या है, ऐड अ कोर्स ऑफरिंग। कोर्स ऑफरिंग क्या है कि आप कोर्स ऑफरिंग ऐड करें। द सिस्टम डिस्प्लेज द कोर्स स्क्रीन कंटेनिंग अ फील्ड फॉर अ कोर्स नेम एंड नंबर। ठीक है, लेट्स सपोज अब वो कह रहे हैं कि मैं देखना चाह रहा हूँ कि कौन कौन से कोर्स ऑफर हो रहे हैं, सो दैट मैं उनमें से कोर्स सेलेक्ट करूँ। सिस्टम क्या करेगा, द सिस्टम डिस्प्लेज द कोर्स स्क्रीन, कि ये कोर्स स्क्रीन है, कंटेनिंग अ फील्ड फॉर अ कोर्स नेम एंड नंबर, जिसमें एक जो है फील्ड होगी जिसमें कोर्स नेम एंड कोर्स नंबर एंटर होगा, जिसमें वो सर्च करें कि ये कोर्स ऑफर हो रहा है या नहीं हो रहा। द प्रोफेसर एंटर्स द नेम एंड नंबर ऑफ अ कोर्स, दैट इज E3। E3 क्या है हमारे पास, एक्सेप्शनल या ऑल्टरनेटिव 3, क्योंकि E1 और E2 हम पहले मेंशन कर चुके हैं जब हम लॉग इन करवा रहे थे। ये रहा E1 एंड E2। तो अब जो नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव होगा उसको हम क्या नंबर देंगे, E3। ठीक है, फिर हमारे पास 1.3 सब फ्लोज, द सिस्टम। अब इसके बाद क्या होगा, ठीक है, कोर्स ऑफरिंग उन्होंने सिलेक्ट कर दी, कोर्स का नंबर और नेम एंटर किया, उसके बाद द सिस्टम डिस्प्लेज द कोर्स ऑफरिंग फॉर द एंटर्ड कोर्स। जो कोर्स उन्होंने वहां टाइप किया था और सर्च किया, तो उसकी जो कोर्स ऑफरिंग है वो कोर्स एंटर्ड कोर्स व्यू हो जाएगा, सिस्टम डिस्प्ले कर देगा। द प्रोफेसर सिलेक्ट्स द कोर्स ऑफरिंग, the system links the professor to the selected course offering, the use case then begins again। ठीक है, वो जो कोर्स सिलेक्ट करेंगे कि ये कोर्स सिलेक्ट, लेट सपोज मैं चाह रही हूँ कि मैं SQA पढ़ाऊँ, तो पहले मैं उसको सर्च करूंगी, अगर वो सर्च करके आ गया जो मैंने एंटर्ड कोर्स किया है, तो मैं क्या करूंगी, सिलेक्ट कर दूंगी कि हाँ ये SQA इस फॉल में ऑफर हो रहा है, तो मैं SQA सिलेक्ट कर देती हूँ। द सिस्टम लिंक्स द प्रोफेसर टू द सिलेक्टेड कोर्स ऑफरिंग, और मेरी रिक्वेस्ट वहां से सिस्टम पे चली जाएगी कि इस फैकल्टी ने SQA का कोर्स जो है वो सिलेक्ट किया है फॉल में नेक्स्ट सेमेस्टर, क्योंकि मैं सेमेस्टर पहले ही चूज कर चुकी हूँ कि करंट है या फ्यूचर है। फिर उसके बाद ये यूज केस दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा, वो अगेन मेन्यू पे लेके चला जाएगा कि अब आप क्या नेक्स्ट ऑप्शन कर सकते हैं। ये यूज केस यहाँ पे फिलहाल खत्म हो गया, और फिर दोबारा से उसको प्रोफेसर को मेन्यू पे ले जाएगा कि अब आप क्या नेक्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। फिर हमारे पास सब फ्लो 2 आया, डिलीट अ कोर्स ऑफरिंग। ठीक है, पहले क्या था, एड अ कोर्स ऑफरिंग, नेक्स्ट इज डिलीट अ कोर्स ऑफरिंग। डिलीट अ कोर्स ऑफरिंग क्या क्या है, द सिस्टम डिस्प्लेज द कोर्स ऑफर स्क्रीन कंटेनिंग अ फील्ड फॉर अ कोर्स ऑफरिंग नेम एंड नंबर। जो कोर्स मैंने डिलीट करना है उसका नंबर और नेम एंटर होगा। फिर ये हमारे पास ऑल्टरनेटिव एक्सेप्शनल 6 आ गया, E6।
कि जो उसने प्रोफेसर ने नेम और नंबर एंटर किया है कोर्स ऑफरिंग का, अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है, तो फिर वो कहाँ जाएगा, E6 में। तो वो अल्टरनेटिव हमेशा एंड में यूज होते हैं, इसलिए हम वहाँ E1 E2 E3 की डिस्क्रिप्शन एंड में देखेंगे। The system removes a link to the professor. E7 the use case then begin again. जो कोर्स उन्होंने सिलेक्ट किया डिलीट करने के लिए, सिस्टम उससे जो लिंक है वो रिमूव कर देगा और फिर अगेन ये यूज केस दोबारा से स्टार्ट होगा कि क्या आपने कोई और कोर्स भी डिलीट करना है या नहीं करना। फिर हमारे पास सब फ्लो 3 आ गया, रिव्यू अ स्केड्यूल। The system retrieves E8 and displays the following information for all course offerings for which the professor is assigned. कोर्स नेम शो हो जाएगा, कोर्स नंबर शो हो जाएगा कि वो कौन से कोर्सेज में वो प्रोफेसर एनरोल्ड हैं अभी, कोर्स का नेम क्या है, नंबर क्या है, कोर्स ऑफरिंग नंबर क्या है, डेज ऑफ वीक क्या है, मतलब कि कब कब क्लास होगी, टाइम क्या है और किस जगह पे होगी, लोकेशन क्या है, मतलब कौन से रूम में है, कहाँ है। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरे कोर्स का स्केड्यूल आ जाएगा, जो कोर्स वो प्रोफेसर एनरोल्ड है। When the professor indicates that he or she is through reviewing, the use case begin. ठीक है, जब वो उसको एडमिट कर देंगे, ठीक है मैंने कोर्स जो है वो स्केड्यूल व्यू कर लिया है, उसके बाद ये यूज केस दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। S4 क्या है हमारे पास, सब फ्लो 4 प्रिंट अ स्केड्यूल। द सिस्टम प्रिंट द प्रोफेसर स्केड्यूल, द यूज केस बिगेन अगेन। S4 पे क्या होगा कि अगर वो प्रिंट वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं तो सब फ्लो 4 क्या करेगा, उनके स्केड्यूल को प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब हम ऑल्टरनेटिव फ्लोज में आते हैं। हमने मेन फ्लो भी डिस्कस कर दिए यूज केस के, और उस मेन फ्लो के अंदर जो सब फ्लोज हैं वो भी डिस्कस कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप इज ऑल्टरनेटिव फ्लो, जो एक्सेप्शनल केसेस थे। ठीक है, सो E1 हमारे पास क्या था कि जब यूजर जो प्रोफेसर है अपना आईडी और पासवर्ड एंटर करेंगे। तो E1 क्या है हमारे पास, एन इनवैलिड प्रोफेसर आईडी नंबर इज एंटर्ड। अगर प्रोफेसर ने इनवैलिड जो है वो नंबर एंटर किया है, द यूजर कैन री एंटर अ प्रोफेसर आईडी नंबर और टर्मिनेट द यूज केस। तो दो हमारे पास सिनेरियो हो सकते हैं कि या तो वो री एंटर करें अपना नंबर दोबारा से, या तो हमारे पास ये यूज केस एंड हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। E2 क्या है, एन इनवैलिड सेमेस्टर इज एंटर्ड। वहां पे एक ऑप्शन ये था कि लॉग इन नेम पासवर्ड एंटर करके आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ गए, अगर आगे नहीं बढ़े, अगर इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड है तो वो री एंटर करने को कहेगा या तो एंड हो जाएगा। सेकंड क्या था कि जब वो आगे बढ़ गए तो फिर उनसे क्या कह रहा है कि आप सेमेस्टर सिलेक्ट करें कि फ्यूचर सेमेस्टर है या करंट सेमेस्टर, क्योंकि जो प्रीवियस कोर्सेज हैं वो तो आप सिलेक्ट नहीं कर सकते ना, उसमें तो वो तो खत्म हो गया। करंट सेमेस्टर और नेक्स्ट आने वाला जो फ्यूचर सेमेस्टर है उसके लिए आप कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। सो अगर उन्होंने कोई इनवैलिड सेमेस्टर सिलेक्ट किया है, द यूजर कैन री एंटर द सेमेस्टर और टर्मिनेट द यूज केस। E3 क्या था, एन इनवैलिड कोर्स नेम और नंबर इज एंटर्ड। अगर उन्होंने इनवैलिड कोर्स नेम या नंबर एंटर किया है, द यूजर कैन री एंटर अ वैलिड नेम नंबर कॉम्बिनेशन और टर्मिनेट द यूज केस। E4 क्या है, कोर्स ऑफरिंग कैन नॉट बी डिस्प्लेड। The user is informed that this option is not available at the current time. The use case begins again. ठीक है, उन्होंने देखा कि फॉल के लिए कौन कौन से कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं, लेकिन अभी हमारे पास रजिस्ट्रार ने कोई कोर्स ऐड ही नहीं किया। तो जब कोई कोर्स ऐड नहीं किया तो मैं एज अ फैकल्टी जब उसको सर्च करी होंगी तो वो मेरे पास व्यू नहीं हो रहा होगा। तो फिर हमारा सिस्टम क्या करे, यूजर को इन्फॉर्म कर दे कि अभी ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, और यूज केस दोबारा से स्टार्ट हो जाए, वो दोबारा से पूछे कि आप कोई और कोर्स चेक करना चाह रहे हैं कि जो ऑफर हुआ या नहीं हुआ। E5 क्या था, लिंक बिटवीन द प्रोफेसर एंड द कोर्स ऑफरिंग कैन नॉट बी क्रिएटेड। ठीक है, लेट सपोज के एक कोर्स ऑफर हुआ, उसको मैं अभी जो है ना सर्च ही कर रही थी, मीनवाइल किसी और फैकल्टी ने उसको सिलेक्ट कर दिया। अब मैं भी रिक्वेस्ट भेज दूंगी, वो रिक्वेस्ट तो चली जाएगी, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट जो है वो नहीं होगी, क्योंकि वो कोर्स ऑलरेडी किसी और फैकल्टी को हो सकता है असाइन हो चुका हो, एलोकेट हो चुका हो। तो उस केस में हमारे पास जो करंट फैकल्टी जिसने ये पूरा यूज केस परफॉर्म किया है उसका उस कोर्स से लिंक क्रिएट नहीं हो सकेगा। The information is safe and the system will create the link at a later time. The use case continues. ठीक है, इस केस में क्या होगा, इन्फॉर्मेशन सेव हो गई और मेरे पास जो सिस्टम है हो सकता है वो बाद में लिंक क्रिएट करे। ऐसा हो सकता है कि 2 या 3 फैकल्टीज ने एक साथ एक कोर्स को एक साथ क्या रिक्वेस्ट भेजी हो कि हम ये कोर्स पढ़ाना चाह रहे हैं, तो सिस्टम जो है वो किसी को रिस्पॉन्ड ना कर सके और इन्फॉर्मेशन सेव कर ले, और फिर मैनेजर जो आपका रजिस्ट्रार है वो ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस
उसकी बेसिस पर डिसाइड करे कि तीन में से किसको असाइन करना है. An invalid course offering name number is entered. The user can re-enter a valid course offer number combination or terminate the use case. फिर हमने सारे alternative यहाँ पे determine कर दिए. Last one क्या है? E7. E7 हमें क्या कह रहा है? E7 हमें ये कह रहा है कि a link between the professor and the course offering cannot be removed. The information is saved and the system will remove the link at a later time. The use case continues. तो वो जो remove वाला था जो अगर उन्होंने delete करना है. E8 क्या है? The system cannot retrieve schedule information. The use case then begin again. E8 वो वाला है कि जो उन्होंने अपना schedule view करना चाह रहे हैं कि मेरा schedule क्या है. Due to any reason अगर system वो information नहीं दे सका तो जो है वो क्या होगा, use case दोबारा से start हो जाएगा. और फिर हमारे पास लास्ट वाला सब फ्लो क्या था? प्रिंट, कि अगर फैकल्टी प्रिंट का ऑप्शन सिलेक्ट करिए तो उनको स्केड्यूल प्रिंट हो जाए. Then the user is informed that this option is not available at the current time. The use case begins again. तो हमने सारे alternative solution भी बता दिए. It is desirable to separate main versus alternative flows because a use case describes a set of sequences, not just a single sequence. अब देखिए हमने इसी sequence में बहुत सारी सब sequences भी discuss किए कि फैकल्टी लॉगिन करेगी, फिर वो सेलेक्ट करेगी सेमेस्टर, और फिर उस सेमेस्टर के जो है वो कोर्सेज का नेम एंटर करेंगे. जब नेम एंटर करेंगे तो वो कोर्स ऑफरिंग अगर हुआ है वो कोर्स तो शो हो जाएगा. उसके बाद फिर मल्टीपल ऑप्शंस परफॉर्म हो सकते हैं कि उन्होंने इस कोर्स को ऐड करना है, डिलीट करना है, व्यू करना है, प्रिंट करना है. तो एक सीक्वेंस के अंदर हमारे पास सब सीक्वेंसेस भी हैं. तो हम वो सारी चीजें मेन फ्लो में ऐड करने के बजाय उसको क्या करेंगे, ऑल्टरनेटिव जो हमारे पास सब फ्लोज हैं उसमें मेंशन करें. और जहां पे आपके पास प्रॉब्लम आ रही है, जो एक्सेप्शनल केसेस है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, उसको वहीं पे मेंशन अगर आप करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगी, इसलिए आप उसको अलग रखें. ठीक है, नॉट जस्ट अ सिंगल सीक्वेंस एंड इट वुड बी इम्पॉसिबल टू एक्सप्रेस ऑल द डिटेल्स ऑफ एन इंटरेस्टिंग यूज केस इन जस्ट वन सीक्वेंस. तो आप अगर ये काम अभी भी अगर आप देखें तो कुछ चीजों में कंफ्यूजन हो रही होगी. ठीक है, जब तक आप इसको सही से एक दफा प्रॉपरली देखेंगे नहीं तो शायद आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि ये क्या किस तरीके से काम हो रहा है. और यही काम अगर आप ब्रेक किए बगैर एक ही उसमें करेंगे तो फिर तो बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी, इसलिए आप उनको अलग अलग पार्ट्स में, पोर्शंस में रखें. इन अ ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम यू माइट फाइंड द यूज केस हायर एम्प्लॉय. ठीक है, ये आपको लग रहा है कि हायरिंग एम्प्लॉय सिंगल यूज केस है, बट इसके अंदर भी मल्टीपल सब फ्लोज होंगे. हायरिंग एम्प्लॉयज के लिए सीवी सबमिशन होगी, फिर वो उस पे से शॉर्ट लिस्टेड होंगे, फिर इंटरव्यू कंडक्ट होगा, फिर उसमें से शॉर्ट लिस्टेड होंगे. ठीक है, सर्टेन क्राइटेरिया होगा, तो उसके लिए वो सारा काम एक ही मेन फ्लो के अंदर करने के बजाय आप उसको सब फ्लोज में भी ब्रेक करें. This general business function might have many possible variations. ठीक है, जैसे hiring an employee, you might hire a person from another company. इसमें एक इन्होंने ये भी ऑल्टरनेटिव बताया कि आप किसी और कंपनी से हायर कर रहे हैं. द मोस्ट कॉमन सिनेरियो इज दैट यू माइट ट्रांसफर अ पर्सन फ्रॉम वन डिवीजन टू अनदर. एक ही कंपनी के एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में आप किसी पर्सन को शिफ्ट कर रहे हैं. कॉमन इन इंटरनेशनल कंपनीज में ऐसा कॉमन होता है. और यू माइट हायर अ फॉरेन नेशनल विच इन्वॉल्व्स इट ओन स्पेशल रूल्स. ठीक है, तो जब आपके पास डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज हैं तो आप इसको एक ही सीक्वेंस में मेंशन नहीं कर सकते. ईच सीक्वेंस इज कॉल्ड अ सिनेरियो. यहाँ पे आप हर सीक्वेंस को एक सिनेरियो कहेंगे और हर सिनेरियो को लेकर अलग अलग जो है वो फ्लो ऑफ इवेंट डिस्क्राइब करेंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन एटीएम सिस्टम, अगर हम एटीएम सिस्टम की बात कर रहे हैं, यू माइट डिस्क्राइब द यूज केस वैलिडेट यूजर इन द फॉलोइंग वे. हमने यूजर को वैलिडेट करना है. सो मेन फ्लो ऑफ इवेंट्स क्या होंगे? द यूज केस स्टार्ट्स व्हेन द सिस्टम प्रॉम्प्ट द कस्टमर फॉर अ
पिन नंबर, जब आपको यूज केस यूजर से कहेगा कि अपना पिन नंबर एंटर करें, द कस्टमर कैन नाउ एंटर अ पिन नंबर विया द कीपैड, कीपैड से इनपुट दे सकता है। द कस्टमर कमिट्स द एंट्री बाय प्रेसिंग द एंटर बटन, ठीक है, कीपैड से अपनी पिन एंटर किया और एंटर बटन कर दिया। द सिस्टम देन चेक दिस पिन नंबर टू सी इफ इट इज वैलिड, इफ द पिन नंबर इज वैलिड द सिस्टम एक्नॉलेज द एंट्री दस एंडिंग द यूज केस, ये यूज केस यहाँ पे एंड हो गया। द कस्टमर कैन कैंसिल अ ट्रांजेक्शन, एक्सेप्शनल फ्लो क्या है, द कस्टमर कैन कैंसिल अ ट्रांजेक्शन एट एनी टाइम बाय प्रेसिंग द कैंसिल बटन thus रीस्टार्टिंग द यूज केस, नो चेंजेस आर मेड टू द कस्टमर अकाउंट, ठीक है। अगर उन्होंने ट्रांजेक्शन जो है कहा कि अब मुझे कैंसिल करनी है, लेट्स से वो विड्रॉ नहीं करवाना, कैंसिल का बटन प्रेस किया, आपका यूज केस दोबारा से रीस्टार्ट हो जाएगा और कस्टमर के अकाउंट में कोई भी चेंजेस नहीं होंगी, तो ये हमने एक्सेप्शनल फ्लो में डाल दिया। द कस्टमर कैन क्लियर अ पिन नंबर एनी टाइम बिफोर कमिटिंग इट एंड री एंटर अ न्यू पिन नंबर, लेट सपोज मैं पिन एंटर कर रही हूँ, मुझे याद है कि नहीं ये मेरी पिन नहीं है, तो मैं उसको क्लियर करके दोबारा से री एंटर कर सकती हूँ विदाउट एंटर बटन प्रेस करने से पहले, ठीक है। तो ये सारी चीजें मेन सीक्वेंस में, मेन फ्लो में बताने के बजाय हमने एक्सेप्शनल फ्लो में डाल दिया। If the customer enters an invalid PIN number, the use case restart. अगर invalid PIN number हुआ तो use case restart हो जाएगा। If this happens 3 times in a row, अगर 3 consecutive time wrong PIN enter हुई, the system cancels the entire transaction. आपकी entire transaction cancel हो जाएगी। Prevent the customer from interacting with the ATM for 60 seconds. Let's suppose ये एक business rule है, ठीक है, इसको हम कह रहे हैं कि ये एक business rule define है ATM machine के लिए। Typically, you will first describe the flow of events for a use case in text as you define your understanding of your system requirements. However, you will want to also use interaction diagrams to specify these flows graphically. ठीक है, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सबसे पहले आप फ्लो ऑफ इवेंट्स को टेक्सचुअल फॉर्म में इनपुट देंगे, जैसे हमने अभी टेक्स्ट फॉर्म में देखा, एंड देन यू विल वांट टू आल्सो यूज इंटरेक्शन डायग्राम, और आप उसके साथ इंटरेक्शन डायग्राम्स भी यूज कर सकते हैं ग्राफिकली सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए। Typically, you will use one sequence diagram to specify a use case main flow and variations of that diagram to specify a use case exceptional flow. Mean जो main आपकी functionality और use case की वो उसके main flow में जाएगी, और उससे related जितने भी exceptional flows हैं या जो alternatives हैं कि अगर ये हुआ तो क्या होगा, अगर ये होगा तो क्या होगा, अगर ये हुआ तो क्या हुआ, तो वो आप कहाँ डालेंगे, exceptional flows में। जी क्लास यहाँ तक क्लियर है? यस मिस। अच्छा, अब आपका टास्क ये है जो कि आप लोगों की असाइनमेंट 1 होगा। असाइनमेंट 1 आपने ये करना है और वो आप सबमिट करवा सकते हैं, आज क्या है 8 9 10, परसों तक आप सबमिट करवा सकते हैं। जो आपने क्विज आज सबमिट करवाया है उस क्विज का फ्लो ऑफ इवेंट्स आपने डिस्क्राइब करने हैं तमाम, विथ फॉलोइंग दिस टेम्पलेट। दिस इज असाइनमेंट नंबर 2। जो क्विज आपने अभी सबमिट करवाया है, ठीक है, उससे रिलेटेड आपने फ्लो ऑफ इवेंट्स हर यूज केस के लिए इसी तरह जो हमारे पास ये जो टेम्पलेट है इसको फॉलो करते हुए यूज करना है। ठीक है, ये वाला टेम्पलेट फॉलो करना है। इस टेम्पलेट को फॉलो करते हुए आपने जो क्विज आज सबमिट करवाया है उसके फ्लो ऑफ इवेंट्स राइट डाउन करके देने हैं परसों तक। असाइनमेंट 1 होगा ना मैम? असाइनमेंट 1 होगा ना? असाइनमेंट 1 है, 2 क्यों होगा, असाइनमेंट 1 है मैम। मिस आपने अभी असाइनमेंट 2 कह दिया अभी आप। अच्छा, हो सकता है वो बाय मिस्टेक कह दिया, लेकिन ये असाइनमेंट 1 होगा। मैम कौन सा सबमिशन मैम? टाइमिंग नहीं है इसकी? जी, सबमिशन टाइमिंग? सबमिशन टाइमिंग आज 8 है ना, 10 तक आप सबमिट करवा सकते हैं, 10 जून 11:59 AM थर्सडे? PM तक, यानी कि रात 12 बजे से पहले पहले तक। मिस सिर्फ इसके आपको फ्लो इवेंट्स चाहिए। फ्लो ऑफ इवेंट जो आज आपने वो जो हमने एप्लीकेशन देखी है क्विजेज, ऑनलाइन क्विजेज एंड असाइनमेंट वाली, उसी से रिलेटेड आपने जो यूज केस डायग्राम ड्रॉ की होगी उसको देखते हुए आपने ये फ्लो ऑफ इवेंट्स बताने, जितने भी यूज केसेस हैं उन सब के लिए डिफरेंट डिफरेंट ये टेम्पलेट फॉलो होगा। लेट सपोज अगर 5 यूज केसेस हैं
मीन्स 5 डिफरेंट फंक्शनैलिटीज हैं, तो उनके लिए हर एक के लिए अलग अलग ये टेम्पलेट यूज होगा। ओके मिस आपने कौन सी स्लाइड खोली हुई है? एक्सक्यूज मी मिस, हेलो। ये स्लाइड मैं एलएमएस पे अपलोड कर दूंगी, ये टेम्पलेट भी फॉलो कर दूंगी। ये बुक से ही रिलेटेड, बुक के जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे उसी के जो है ये स्लाइड है, पीडीएफ फाइल। ये शायद मैंने एलएमएस पे अपलोड की भी आई गेस। मिस नहीं की मिस। चले मैं देख लेती हूँ, अगर नहीं है तो फिर मैं अभी अपलोड कर देती हूँ। ठीक है, ये टेम्पलेट है जो आपने फॉलो करना है। कर दीजिएगा मिस, ये अपलोड कर दीजिएगा। जी मैं ये अपलोड कर दूंगी। जैसे क्विज क्विज 1 वो असाइनमेंट 2 ये 1 देना है 2 देना है? क्विज 1 सबमिट हो चुका है। क्विज 1 को देखते हुए आपने ये फ्लो ऑफ इवेंट्स बनाने हैं जो कि आपका असाइनमेंट 1 होगा, और ये आप परसों रात 12 बजे से पहले पहले सबमिट करवा सकते हैं। मींस फ्राइडे नाइट मैम। थर्सडे नाइट। नहीं बेटा, थर्सडे नाइट फ्राइडे नाइट थोड़ी मिस, 12 से पहले ना? जी, परसों जुमेरात को रात 12 बजे से पहले पहले। ओ ठीक है, इसी तरह इस जो केस स्टडी यहाँ पे गिवन है, इसको देखते ही, इसको फॉलो करते हुए सारे मेन फ्लोज आप बताएंगे, फिर सब फ्लोज बताएंगे। इसी तरह नंबरिंग कर दीजिएगा S1 S2 S3 सब फ्लोज के लिए, E1 E2 E3 अल्टरनेटिव्स एक्सेप्शन केसेस के लिए, फिर वो एक्सेप्शन केसेस के अंदर सारी चीज जिस तरह ये लोग लेकर चले ना, आप लोगों को भी बिल्कुल ऐसी, इसलिए मैंने इसको असाइनमेंट बनाया और इसका टाइम भी मैंने 2 दिन का रखा है। जी अगर एक्सेप्शन केसेस नहीं है हमारे उसमें तो फिर क्या करें? एक्सेप्शनल केसेस तो आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? एक्सेप्शनल केसेस तो हो सकते हैं ना, बहुत सारे हो सकते हैं। लेट सपोज अगर मैंने असाइनमेंट में सबमिट करवाने जा रही हूँ और उसकी डेडलाइन है आज रात, लेट सपोज 12 बजे से पहले पहले। अब एक स्टूडेंट ने आफ्टर 10 मिनट 12:15 बजे असाइनमेंट को अपलोड करना चाह रहा है, तो नहीं करेगा आपका सिस्टम, तो ये ऑल्टरनेटिव फ्लो में जाएगा कि अगर टाइम डेडलाइन जनरली पूछ रहा हूँ। ऐसा होता नहीं है कि एक्सेप्शनल फ्लो ना हो, अगर नहीं हो तो आप नहीं करेंगे, लेकिन एक्सेप्शन तो हर चीज में होता है ना, इफ एंड बट तो हर जगह होते हैं। लॉगिन होगा, लॉगिन सबसे बेसिक तो ये है ना कि बंदा लॉगिन कर रहा है, अगर लॉगिन मैम ये आईडी और आप पासवर्ड सिर्फ नहीं पढ़ा हुआ। रही हैं या बाकी में भी सबमिशन का बटन गायब कर देंगे असाइनमेंट के? जी सॉरी, मतलब आप इसे पढ़ाने के लिए समझा रही ना, आप सबमिशन के टाइम तो फॉर एग्जांपल अगर लेट होता है तो आप वो असाइनमेंट वाला बटन जो होता है वो तो गायब नहीं करेंगी ना? नहीं ऐसे ही करूंगी, ऐसे ही होता है ना, डेडलाइन तो मैम डेडलाइन है, वो मीट भी होनी चाहिए, और सिस्टम एक फैसिलिटी दे रहा है तो हम उसको क्यों ना यूज करें। असाइनमेंट के लिए, क्विज के लिए? दोनों चीजें, क्विज भी जो गिवन टाइम के बाद सबमिट हुआ, 1-2 मिनट तो एक्सेप्शनल है, चलो बंदा कंसीडर कर लेता है, लेकिन अगर 30 मिनट लेट हो रहा है, 15 मिनट लेट हो रहा है, 10 मिनट लेट हो रहा है, तो उसमें तो कोई गड़बड़ है ना, इसका मेरा 6 मतलब। फिर सेकंड लेट था असाइनमेंट के मैम। लिए, असाइनमेंट असाइनमेंट के लिए तो ऐसे नहीं होता। असाइनमेंट के लिए भी ऐसे ही होगा, यस मैम, जितना लेट असाइनमेंट के लिए होता थोड़ा जाएगा सा उतने देख कम लीजिए मार्क्स मैम, आप मिलते 10-15 जाएंगे। मिनट ऊपर। तो अगर जो चीज 10 मिनट बाद करोगे वो 10 मिनट पहले सबमिट करवा दो तो क्या जाएगा। मीटिंग एंड मैम होने कोई वाली है, सेम मीटिंग आईडी पे फौरन ज्वाइन करेंगे।